इंफ्रास्ट्रक्चर का वो दैत्याकार जो बिखर गया। IL&FS का परिचय। IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बिशंस का एक चमकता सितारा था। 1987 में स्थापित इसने देश की सड़कों, पावर प्लांट्स और अर्बन लैंडस्केप्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेगा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने से लेकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक IL&FS भारत की ग्रोथ स्टोरी का पर्याय बन गया। लेकिन सफलता की चकाचौंध के नीचे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, रेकलेस लेंडिंग और कॉर्पोरेट ग्रीड का जाल बिछा हुआ था। 2018 में कंपनी का स्पेक्टेक्युलर कोलैप्स भारतीय अर्थव्यवस्था में भूचाल ले आया, जिससे डीप रूटेड सिस्टमिक इश्यूज सामने आए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठे। IL&FS की कहानी एक सबक है, एक याद दिलाती है कि दिग्गज भी गिर सकते हैं। यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की रक्षा के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मजबूत रेगुलेटरी ओवरसाइट के महत्व को रेखांकित करती है। यह निबंध उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिनके कारण इस कभी शक्तिशाली समूह का पतन हुआ। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस फेलियर्स और रेगुलेटरी लैप्सेस की भूमिका की जांच करता है। इसके अलावा यह संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करता है और भविष्य में ऐसी ही पराजय को रोकने के लिए सीखे गए सबक पर प्रकाश डालता है। वादों पर बनी एक विरासत, IL&FS की स्थापना और शुरुआती सफलता। IL&FS की स्थापना 1987 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को सुगम बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को पाटना। कंपनी का शुरुआती फोकस लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी कैपिटल प्रदान करना। मजबूत गवर्नमेंट बैकिंग और एक स्पष्ट विजन के साथ IL&FS ने खुद को सेक्टर में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित किया। कंपनी की शुरुआती सफलताएं उल्लेखनीय थीं। इसने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट और पहला प्राइवेट सेक्टर रोड प्रोजेक्ट थेन भिवांडी बाईपास शामिल है, को फाइनेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सफलताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट में IL&FS की प्रतिष्ठा को एक पायोनियर के रूप में मजबूत किया। हालांकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, वैसे वैसे रिस्क लेने की उसकी भूख भी बढ़ती गई, जिसने उसके अंतिम पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ताश के पत्तों का घर, अनसस्टेनेबल डेट और रेकलेस एक्सपेंशन। महत्वाकांक्षा और तेजी से ग्रोथ की इच्छा से प्रेरित होकर IL&FS ने एग्रेसिव एक्सपेंशन की शुरुआत की। कंपनी ने रोड्स और पावर से लेकर रियल एस्टेट और यहां तक कि रिन्यूएबल एनर्जी तक विविध सेक्टर्स में कदम रखा। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, IL&FS का एक्सपेंशन अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स और रिस्की इन्वेस्टमेंट से प्रेरित था। कंपनी ने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भारी मात्रा में उधार लिया, अक्सर संदिग्ध एसेट्स के खिलाफ। जैसे जैसे डेट का बोझ बढ़ता गया, IL&FS की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ने लगी। कंपनी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई और कॉस्ट ओवररन्स का सामना करना पड़ा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। इस बीच दूसरे सेक्टर्स में उसके प्रयासों के मिले जुले परिणाम मिले। कुछ इन्वेस्टमेंट्स खराब हो गए। महत्वाकांक्षा से अंधी कंपनी का मैनेजमेंट वार्निंग साइंस को पहचानने या सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा। अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स और रेकलेस एक्सपेंशन ने ताश के पत्तों का घर बना दिया था, जो थोड़ी सी भी कंपन से गिरने को तैयार था। हिसाब किताब में हेरफेर, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और अकाउंटिंग गिमिक्स। एक सफल समूह के दिखावे के पीछे IL&FS अपनी बिगड़ती फाइनेंशियल हेल्थ को छिपाने के लिए संदिग्ध फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में लिप्त था। कंपनी ने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए एक आकर्षक तस्वीर पेश करने के लिए क्रिएटिव अकाउंटिंग टेक्निक्स का सहारा लिया। रेवेन्यूज को बढ़ा चढ़ाकर बताया और लायबिलिटीज को कम करके दिखाया। ऑडिट्स में हेरफेर किया गया और वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया गया या दबा दिया गया। IL&FS में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हद चौंका देने वाली थी। कंपनी अनिवार्य रूप से एक सब्सिडियरी से दूसरी सब्सिडियरी को चुकाने के लिए उधार ले रही थी, जिससे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का एक जटिल जाल बन गया।
जिसने उसके डेब्ट की असली सीमा को छुपा दिया। यह फाइनेंशियल शेल गेम अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता था। जब कंपनी अंततः 2018 में अपने डेट ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट हुई, तो उसकी अनिश्चित फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सच्चाई सामने आ गई। वॉचडॉग्स कहां थे? गवर्नेंस फेलियर्स और लैक ऑफ ओवरसाइट। IL&FS डिबाकल ने कंपनी के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पूरी तरह से टूटने का खुलासा किया। प्रबंधन की देखरेख और स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उचित परिश्रम करने में विफल रहे। जरूरी जांच पड़ताल के बिना महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया। बोर्ड की ढिलाई क्रोनीइज्म की संस्कृति और स्वतंत्रता की कमी से उपजी थी। बोर्ड के कई सदस्यों के कंपनी के प्रबंधन के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिससे हितों का टकराव पैदा हुआ। आजादी की इस कमी ने बोर्ड को प्रबंधन के फैसलों को प्रभावी ढंग से चुनौती देने या उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने से रोका। IL&FS गाथा ने साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और सतर्क बोर्ड्स की महत्वपूर्ण जरूरत पर प्रकाश डाला। रेगुलेटरी लैप्सेस और सिस्टेमिक वीकनेसेस संकट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड। IL&FS संकट ने भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सिस्टेमिक वीकनेसेस का भी खुलासा किया। एक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद IL&FS रेगुलेटरी ओवरसाइट की आश्चर्यजनक कमी के साथ काम कर रहा था। इसके व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार कई रेगुलेटर्स प्रभावी ढंग से समन्वय करने में विफल रहे, जिससे रेगुलेटरी आर्बिट्रेज के अवसर पैदा हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सभी की IL&FS को रेगुलेट करने में भूमिका थी। हालांकि उनके संबंधित मैंडेट्स पर स्पष्टता का अभाव था, जिसके कारण फ्रैगमेंटेड सुपरविजन हुआ। इसने IL&FS को रेगुलेटरी गैप्स का फायदा उठाने और रिस्की प्रैक्टिसेस में शामिल होने की अनुमति दी, जिसने अंततः उसके पतन में योगदान दिया। डोमिनो इफेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। IL&FS के पतन ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में सदमे की लहरें भेज दी। जिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को भारी मात्रा में उधार दिया था, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस संकट ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर में लिक्विडिटी क्रंच पैदा कर दिया, क्योंकि लेंडर्स रिस्क अवर्स हो गए और लेंडिंग स्टैंडर्ड्स को सख्त कर दिया। संकट का व्यापक अर्थव्यवस्था पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा। फंडिंग की कमी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक गए, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को धक्का लगा और रुपया US डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। IL&FS गाथा ने फाइनेंशियल सेक्टर और रियल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेडनेस को रेखांकित किया, बड़े समूहों की विफलता से उत्पन्न सिस्टेमिक रिस्क्स पर प्रकाश डाला। नुकसान पर नियंत्रण, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और IL&FS को बचाने के प्रयास। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने IL&FS संकट के फॉलआउट को रोकने के लिए तेजी से हस्तक्षेप किया। अक्टूबर 2018 में सरकार ने कंपनी के बोर्ड को हटा दिया और अनुभवी बैंकर यूडे कोटक के नेतृत्व में एक नया बोर्ड नियुक्त किया। नए बोर्ड को कंपनी को स्थिर करने, उसके डेट का समाधान करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी रेजोल्यूशन प्रोसेस सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। सरकार ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर में लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। इनमें NBFCs को क्रेडिट गारंटीज प्रदान करना और बैंक्स को सेक्टर को अधिक स्वतंत्र रूप से उधार देने की अनुमति देना शामिल था। इन उपायों ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्थिर करने और व्यापक कंटेजन को रोकने में मदद की। हालांकि IL&FS के लिए रेजोल्यूशन प्रोसेस जटिल और लंबा रहा है, जिसमें कई स्टेक होल्डर्स और कानूनी चुनौतियां शामिल हैं। लेसन्स लर्नड। एक और IL&FS डिबेकल को रोकना। IL&FS संकट भारत के कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी लैंडस्केप के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने की जरूरत पर प्रकाश डालता है। कंपनियों को स्वतंत्र बोर्ड्स, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए। रेगुलेटरी ओवरसाइट को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।
रेगुलेटर्स को अधिक प्रोएक्टिव और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने, रेगुलेटरी गैप्स को बंद करने और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की सुपरविजन को मजबूत करने की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना एक और महत्वपूर्ण सीख है। इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को अधिक समझदार होने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। IL&FS गाथा एक कठोर याद दिलाती है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और जवाबदेही की कमी के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस संकट से सीखकर और जरूरी सुधारों को लागू करके भारत अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकता है और भविष्य में इसी तरह के डिबेकल्स को रोक सकता है।